नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं मनोज जागलान आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सॉल्यूशन पॉइंट पर आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम भूगोल में एक टॉपिक पढ़ रहे थे, अक्षांश और देशांतर, जो सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। और उसी टॉपिक में आज मैं आपसे उससे आगे की चर्चा करूंगा। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है देशांतर। इससे पहले की वीडियो में हमने अक्षांश की बात की थी, तो आज हम जो बात करेंगे वो देशांतर की बात करने वाले हैं कि देशांतर क्या होते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि पिछला वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं आया। कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ना कि लाइव चैट में, क्योंकि लाइव चैट वीडियो लाइव चलने के बाद चली जाती है। कमेंट बॉक्स परमानेंट रहता है और कमेंट बॉक्स के कमेंट देख के ही अगले वीडियो में मैं उनके समाधान बता पाता हूं। तो आप, मैं जैसा कह रहा हूं, कमेंट बॉक्स में लिखिए कोई भी क्वेश्चन आपका होता है, कोई डाउट आपका होता है तो। और जल्द ही मैं लाइव क्लास से फिर से स्टार्ट कर रहा हूं, एक बार आप इनको प्रीमियर को देखिए। तो देशांतर हमारे क्या होते हैं भाई, सबसे पहले आप उसी बात पे आ जाइए। ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी में ये 0 डिग्री अक्षांश है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और ये 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। और इन अक्षांशों के बाद आपको मैं बताता हूं देशांतर क्या होते हैं। तो देशांतर सामान्य भाषा में कहें तो आप ये कह सकते हो कि उत्तर से दक्षिण खींची गई काल्पनिक रेखा, उत्तर से दक्षिण खींची गई काल्पनिक रेखा। काल्पनिक रेखा, काल्पनिक क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि ये वास्तव में नहीं होती हैं भाई, इनकी सिर्फ कल्पना की जाती है और वास्तव में ये कल्पनाशील ही होती हैं, काल्पनिक ही होती हैं, क्योंकि वास्तव में ये रेखाएं नहीं होती हैं। एक सेकंड आप वेट करेंगे। हाँ भाई, अब देखिए आप, ये क्या होती हैं, काल्पनिक रेखा होती हैं। तो मैं इसी काल्पनिक रेखा की बात कर रहा था। तो अब आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए। काल्पनिक रेखा इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रेखाएं वास्तव में पृथ्वी पे नहीं होती हैं, सिर्फ मानचित्र या ग्लोब पे खींची गई है और उनको मानचित्र पे खींची गई, कागज पे खींची गई है। कल्पना की गई है कि पृथ्वी पर ऐसे अक्षांश देशांतर हो सकते हैं, इसलिए इसको काल्पनिक रेखा कहते हैं। अब वास्तव में क्या हुआ कि सबसे पहला देशांतर जो खींचा गया भी, अब देखो सभी देशांतर एक समान है। अब आपको दिखने को ये सीधा दिख रहा है, वास्तव में सीधा नहीं है। ये वास्तव में उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाते हुए ऐसे ऐसे अर्धवृत्ताकार रेखा है, लेकिन बोर्ड पे तो सीधा ही खींचेगा भी, क्योंकि आप इसके बाद तो उनको गोलाई दे दोगे। तो आप गोलाई दोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि ये गोल है। बाकी सभी देशांतर रेखाएं गोल हैं, अर्धवृत्ताकार हैं। और सभी देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए खींचे गए अर्धवृत्त हैं। उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए खींचे गए अर्धवृत्त हैं। इनमें एक लाइन को बेस लाइन माना गया, आधार रेखा माना गया, और वो आधार रेखा इस 0 डिग्री देशांतर को माना गया। इस 0 डिग्री को कहां से खींचा गया, क्यों खींचा गया, तो ये आपका लंदन है, लंदन। और लंदन में एक स्थान है ग्रीनविच, जहां प्राचीन काल में वेधशाला होती थी। वेधशाला जहां से ग्रह उपग्रह नक्षत्रों का अध्ययन करते हैं, वो वेधशाला होती थी। और यहां पे ये देशांतर जो है भी, इनका निर्धारण 1884 में ब्रिटिश भूगोलवेताओं द्वारा किया गया। और इसलिए जो ब्रिटेन के लंदन से जो देशांतर रेखा गुजरती थी, उसको 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच रेखा माना गया। ग्रीनविच का मतलब ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है। अब इसके बाद देखो, ये आधार रेखा हो गई। अब इसके बाद आपको जितने भी डिग्री का देशांतर खींचना है, आप उतने ही डिग्री का कोण बनाओगे। जैसे आपने कोण बनाया ये
30 डिग्री का, और फिर इस कोण को मिलाते हुए आपने एक अर्धवृत्त खींच दिया, तो ये 30 डिग्री का देशांतर हो गया। अब ये देशांतर आपके पूर्व में है और इसलिए इसको आप क्या कहोगे, पूर्वी देशांतर। आपने यही कोण यदि पश्चिम में बनाया है 60 डिग्री पश्चिम, तो ये 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर हो जाएगा। इस प्रकार आपने एक चीज गौर की क्या, कि कोण कहां बन रहे हैं, पूर्व में या पश्चिम में, और इसीलिए देशांतर की जो परिभाषा होती है वो ये भी होती है, पूर्व या पश्चिम में बनाए गए कोणीय मान, बनाए गए कोणीय मान को, बनाए गए कोणीय मान को मिलाते हुए खींचा गया अर्धवृत्त, खींचा गया अर्धवृत्त जो होता है वो देशांतर कहलाता है। आपकी ये वाली जो परिभाषा है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा सही है। आप ये बात समझिए, पूर्व या पश्चिम में जो कोण बनाया उस कोण को मिलाते हुए जो अर्धवृत्त खींचा गया उस अर्धवृत्त को देशांतर कहते हैं। इसकी दिशा उत्तर से दक्षिण जरूर होती है। यही बात हमने ऊपर कही थी, उत्तर से दक्षिण खींची गई काल्पनिक रेखा, दोनों ध्रुवों को मिलाते हुए खींचे गए अर्धवृत्त देशांतर कहलाते हैं। क्लियर है देशांतर क्या होता है? आप मुझे इस बात पे बहुत सारे बच्चों को समस्या होती है, नई बात है और ये सीटेट में क्वेश्चन आ चुका है। आप खुद एक बात बताइए, देशांतर कौन से होते हैं? देशांतर ये होते हैं 0 डिग्री देशांतर, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, 152 डिग्री पूर्वी देशांतर, कोई भी 180 डिग्री देशांतर तक। तो इसके आगे आप ये पूर्व क्यों लगाते हो? क्योंकि ये कोण पूर्व में है। और यही बात मैंने यहां बताई है कि पूर्व या पश्चिम में बनाए गए कोणीय मान, पूर्व या पश्चिम में बनाए गए कोणीय मान को मिलाते हुए खींचे गए अर्धवृत्त जो होते हैं वो देशांतर कहलाते हैं। तो जब किसी के आगे भी पूर्व या पश्चिम लग जाए तो आप समझ जाते हो कि वो क्या है, देशांतर। क्यों समझ जाते हो? क्योंकि देशांतर पूर्व या पश्चिम में बनाए गए कोणीय मान को मिलाते हुए खींचे गए अर्धवृत्त होते हैं। तो बात बिल्कुल क्लियर है, कोई किंतु परंतु नहीं है। उसके बाद सवाल आता है कुल देशांतर कितने होते हैं? तो आपको पता है प्रत्येक एक डिग्री के अंतराल पे खींचे गए, और कोई भी वृत्त जो होता है वृत्त उसमें 360 डिग्री होती है, तो 360 डिग्री ही रहेंगी, तो 360 क्या रहेंगे, देशांतर। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि जैसे अक्षांश 181 हैं, क्या वैसे देशांतर भी 361 है? नहीं भाई, क्यों नहीं, उस बात को आप समझिए। जैसे ये आपका 0 डिग्री देशांतर है, यहां से आप आ गए 180, कहां पे 180, आप कहां आ गए, पूर्व में, और यहां से आप पश्चिम में आए तो आप 179 ही खींचोगे, 180 अपने आप हो जाएगा। आप समझिए इस बात को, ये 0 डिग्री है तो इधर आपने पूर्व में खींचा, बोर्ड पे पूर्व दाईं ओर होता है, आपने ये 180 डिग्री का खींचा तो ये 179 डिग्री पूर्व, 178 डिग्री पूर्व, 177 डिग्री पूर्व। ऐसे ही आप इधर से खींचते चलोगे तो यहां जैसे 90 डिग्री पूर्व, यहां 90 डिग्री पश्चिम, ऐसे आप जब 179 डिग्री पे आओगे पश्चिम में तो 180 अपने आप आ जाएगा। मतलब 180 दोनों ओर एक ही है। इसलिए आप देखिए, एक तरफ 180 हो गए, एक तरफ 179 हो गए, और एक 0 डिग्री देशांतर हो गया, और इस प्रकार टोटल कितने हो गए, 360। तो अक्षांशों की तरह देशांतर जो होते हैं वो एक ज्यादा नहीं होते बल्कि 360 ही होते हैं। तो कुल देशांतर कितने हैं भी, 360। कुल देशांतर कितने हैं, 360। कुल देशांतर रेखा कितनी होती है भी, देशांतर रेखा कितनी होती है, 360 ही होती है। क्योंकि प्रत्येक देशांतर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव आता है, तो कोई भी देशांतर बिंदु नहीं होता। जैसे अक्षांशों में 90 डिग्री उत्तर व 90 डिग्री दक्षिण बिंदु हो गए थे, ऐसे यहां कोई भी देशांतर बिंदु नहीं होता, सभी देशांतर रेखाएं होती हैं। इसलिए देशांतर व देशांतर रेखा बराबर होती है। ओके भी, यहां तक की बात समझ में आ गई। देशांतर क्या होते हैं, देशांतर किन लोगों ने खींचे? मूल देशांतर कौन सा है, 0 डिग्री। 0 डिग्री कहां से गुजरता है, लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से। सबसे पहले इसी को आधार मान के बाकी देशांतर रेखाएं खींची गई थी। तो यहां तक का आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे की बात बताता हूं।
जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके भी, अब आप देखिए इसके बाद आप देशांतर की विशेषताओं की बात करेंगे कि देशांतरों की और क्या विशेषताएं होती हैं। तो आपकी देशांतरों की विशेषताएं क्या होती है? पहली विशेषता ये होती है सभी देशांतर रेखा बराबर होती हैं। मतलब लंबाई इनकी जो होती है वो बराबर होती है, बिल्कुल बराबर होती है। सारे देशांतर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव आएंगे, चाहे कहीं से भी आ जाए, तो फिर आप बताओ छोटे बड़े कैसे हो सकते हैं? सब बराबर ही रहेंगे। तो सभी देशांतर रेखा बराबर होती है, मतलब इनकी लंबाई बराबर होती है। आप याद रखें, अक्षांशों की लंबाई ध्रुवों की ओर जाने पर घटती है, यहां कोई ध्रुव की ओर जाता ही नहीं है, या तो सब विषुवत रेखा पे ही होते हैं। तो विषुवत रेखा पे होते हैं तो सबकी लंबाई क्या रहेगी? बराबर रहेगी। बिल्कुल राइट बात है। उसके बाद 2 नंबर बात देखिए, देशांतरों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं भी? देशांतरों के बीच के क्षेत्र को गोरे कहते हैं। गोरे, इस गोरे का कोई विशेष अर्थ नहीं है, ब्रिटिश लोगों को गोरे कहते हैं, इसलिए देशांतरों के बीच के क्षेत्र को भी गोरे कहा जाने लगा। अब आप देखिए, ये गोरे है, ये वाला, ये जो यहां देशांतर है, ये गोरे है यहां वाला, मतलब 2 देशांतरों के बीच में जो ये क्षेत्र है इसको गोरे कहते हैं। तो 2 देशांतरों के बीच के क्षेत्र को गोरे कहते हैं। तो आप देखिए गोरे की चौड़ाई कितनी होती है, मतलब 2 देशांतरों के बीच में क्षेत्र कितना होता है? 111.32 किलोमीटर। और वो कहां होता है? 0 डिग्री पे। आपको पता है भी 0 डिग्री अक्षांश की लंबाई 40,076 होती है, और आप इसको 360 से काटोगे तो आपके 111.32 किलोमीटर आएगा। बिल्कुल सही बात है भी। विषुवत रेखा पे गोरे की चौड़ाई क्या होती है? 111.32 किलोमीटर। गोरे की सर्वाधिक चौड़ाई भूमध्य रेखा पर होती है। गोरे की सर्वाधिक चौड़ाई कहां होती है? भूमध्य रेखा पे। अब आप खुद देख लीजिए, जैसे आप यहां से ध्रुवों की ओर जा रहे हो तो सभी देशांतर पास पास आ रहे, आने भी है भी। 90 डिग्री पर एक बिंदु पे 360 देशांतर है, इसका मतलब 90 डिग्री पे तो सब आपस में मिल गए। सही बात है, मिल भी गए। तो सर्वाधिक चौड़ाई यहां होती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, गोरे की 0 डिग्री अक्षांश पर चौड़ाई, 0 डिग्री अक्षांश पर गोरे कितना चौड़ा होता है? 111.32 किलोमीटर। और आपसे कोई पूछ ले 90 डिग्री अक्षांश पे गोरे की चौड़ाई कितनी होती है? 0 किलोमीटर। यहां आके देशांतर आपस में मिल जाते हैं। तो निष्कर्ष ये हुआ, देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर जाने पर घटती है, अक्षांशों के बीच की दूरी बराबर रहती है। अक्षांशों की लंबाई घटती है, देशांतरों की लंबाई बराबर रहती है। तो आप इन दोनों बातों को बखूबी समझ सकते हो। मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या का कोई भी बहाना भी हो सकता है, नहीं हो सकता भी। तो ये आपकी बात समझ में आ गई। देशांतरों के बीच के क्षेत्र को गोरे कहते हैं। गोरे की चौड़ाई भूमध्य रेखा पे सर्वाधिक होती है, ध्रुवों की ओर जाने पर घटती है, और कहां कितनी होती है मैंने आपको बता दी। तो ये देशांतरों की और चुनिंदा बात थी। तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 स्क्रीनशॉट में आपको पूरा देशांतर टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा। समझ में आ गई भी बात? तो ये आपका देशांतर चल रहा है। अभी मैं आपको जो बात बताने वाला हूं वो थोड़ी सी मानचित्र के अकॉर्डिंग और बता देता हूं। मानचित्र क्या होता है? वास्तव में मानचित्र पृथ्वी का अशुद्ध रूप होता है। होना भी है भी, क्योंकि पृथ्वी गोल है और मानचित्र गोल नहीं होता, इसका मतलब अशुद्ध तो है ही, इसमें क्या शक है। ये आपका मान लो ये एक मानचित्र है, ये आपका एक मानचित्र है, ये आपका 0 डिग्री देशांतर है, ये 0 डिग्री अक्षांश है। तो आप खुद एक बात देखिए, ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये आपका 30 डिग्री अक्षांश है, यह आपका 60 डिग्री अक्षांश है, और यह आपका 90 डिग्री अक्षांश है। ऐसे ही आप नीचे बना लो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री।
ये 30 डिग्री दक्षिण, 60 डिग्री दक्षिण, 90 डिग्री दक्षिण। मैंने 3 मोटे मोटे ले लिए ताकि आपको बात समझ में आ जाए। अब आप थोड़ा सा गौर कीजिए, जितनी लंबाई 40,076 किलोमीटर विषुवत रेखा की है उतनी ही लंबाई ध्रुवों की है। क्या वास्तव में ऐसा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई। क्यों? क्योंकि आप बताओ, ध्रुव तो एक बिंदु है, जबकि यहां तो जितनी विषुवत रेखा उतनी पृथ्वी है। इसका मतलब मानचित्र पृथ्वी का अशुद्ध रूप होता है। और इसीलिए आप देखना कि ध्रुवों के पास के जो मानचित्र होते हैं वो चौड़े बहुत होते हैं, देश बड़े चौड़े चौड़े दिखते हैं। आप ग्रीनलैंड को भी देखोगे तो ग्रीनलैंड भी आपको इतना चौड़ा दिखेगा, वास्तव में इतना चौड़ा नहीं। वहां पृथ्वी तो पतली है, लेकिन मानचित्र में जब आप विषुवत रेखा के बराबर ध्रुव दिखाओगे तो उसका मानचित्र बड़ा बन जाएगा। और ये मानचित्र अशुद्ध होते हैं। मानचित्र क्या होते हैं? अशुद्ध। मतलब ध्रुवों की ओर जाने पर मानचित्रों की चौड़ाई बढ़ जाती है और वो अशुद्ध होती है, आकृति अशुद्ध हो जाती है। ये प्रक्षेप की बातें होती है। मर्केटर प्रक्षेप में क्या होता है, मोलविड प्रक्षेप में क्या होता है, सिनुसोइडल प्रक्षेप में क्या होता है, ये फर्स्ट ग्रेड लेवल की बात होती है। यहां आप इतनी बात समझ लें। एक बात मैंने बताई, अशुद्धि होती है, बस इतनी बात याद रखें। 0 डिग्री देशांतर। अब 0 डिग्री देशांतर जो होता है इसको आधार माना गया। ये लंदन के ग्रीनविच से गुजरता है। पूरे विश्व की मानक समय रेखा यही है, यहीं से समय निकाला गया है। और जब यहां दोपहर के 12 बजते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका समय निकाला जाता है। आपको मैं बता दूं, समय में दोपहर के 12 ही निश्चित समय होता है। दोपहर के 12 का मतलब होता है कि सूर्य आपके एकदम सर के ऊपर सीधा चमक रहा है, सूर्य की किरणें 90 डिग्री का कोण बना रही, और तब आपकी घड़ी में दोपहर के 12 बजने चाहिए। यह एकदम राइट समय होता है। अब आप भारत में ऐसा सोचोगे कि सर हमारी घड़ी में 12 बजते तब तो हमारे सर के ऊपर सूर्य नहीं चमकता, बिल्कुल नहीं चमकेगा। जब इलाहाबाद के मिर्जापुर में सूर्य सीधा चमकता है तब पूरे भारत की घड़ियों में कितने बज जाते हैं? 12। और इस प्रकार किसी भी स्थान पे 2 समय होते हैं, एक होता है मानक समय और एक होता है स्थानीय समय। तभी आपने सुना होगा भारत के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, और मानक समय जो होता है वो पूरे देश में एक होता है। मानक समय का मतलब कि भारत में एक मानक समय रेखा मानी गई 82.5 डिग्री, और जब 82.5 डिग्री पे दोपहर के 12 बजते हैं तो पूरे भारत में 12 बज जाते हैं। ये मानक समय है। और वास्तविक समय जो होता है वो अलग होता है, जिसको हम लोकल टाइम या स्थानीय समय कहते हैं। तो आप इस बात को समझें, स्थानीय समय क्या होता है और मानक समय क्या होता है। एक बार आप कमेंट करके बताएं बात समझ में आई कि नहीं आई। कुछ बच्चे आजकल लाइव चैट में बहुत फालतू की बातें भी करते रहते हैं, यूनियनबाजी भी करते रहते हैं लाइव कमेंटों में। इन बातों का बेटा कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें। और मैं भी आपको एक बात बता दूं, मैं बार बार ये कहता हूं, इस YouTube चैनल का एक ही उद्देश्य है कि जो शिक्षा कोचिंग में दी जाती थी वही यहां दी जाए, ताकि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले। यहां भ्रमित करने का कोई काम नहीं है। और मैं आपको बता दूं, मैं अभी थोड़े ही दिनों में, जैसे हमारे ऑपरेटर साहब को टाइम मिलता है, तो इन सब वीडियो को अपडेट करवा के इनकी प्लेलिस्ट में अलग अलग पोर्शन बनवा दूंगा। रीट में कौन सा सिलेबस है, फर्स्ट ग्रेड में कौन सा है, पुलिस में कौन सा है, भारत की भूगोल के कौन से वीडियो हैं, राजस्थान की भूगोल के कौन से हैं, विश्व की भूगोल के कौन से हैं। ये तीनों चीजें आपको अलग अलग मैं बना के देने वाला हूं, तो बहुत सुविधाजनक रहेगा, आप पढ़ते चले। अब देखिए, ग्रीनविच रेखा पे 12 बजे, तो एक बात आप खुद भी सोच सकते हो कि सूर्य हमेशा किधर से निकलता है? पूर्व से। पूर्व में सूर्य पहले निकलता है, पश्चिम में बाद में निकलता है। इसका मतलब पूर्व में समय पहले होता है, मतलब पूर्व में दोपहर के 12 पहले बजते हैं और पश्चिम में बाद में बजते हैं। इसका मतलब पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ेगा और पश्चिम की ओर जाने पर समय घटेगा। इस बात को आप समझ गए क्या? क्यों बढ़ेगा? तो आप एक खुद बात देखिए कि मान लो आपको कोई ये कहे कि 0 डिग्री पे 12 बजे हैं, तो 30 डिग्री पूर्व में कितने बजेंगे? तो बेटा 30 डिग्री पूर्व में तो सूर्य पहले निकलेगा। सूर्य पूर्व से निकल के आता है, अरे सूर्य पूर्व में, और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, तो पहले पूर्व वाला स्थान सामने आएगा, फिर पश्चिम वाला आएगा। तो पहले पूर्व में सूर्य निकलेगा तो वहां दोपहर के 12 भी पहले बजेंगे।
फिर पश्चिम में बजेंगे, इसका मतलब वहां दोपहर के 12 पहले बज गए तो अब 1-2 बजा मिलेगा, मतलब समय प्लस रहेगा। अब समझिए आप, पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है और 24 घंटे में पृथ्वी घूमती है 360 देशांतर। आप 360 से 24 को भाग दे दो तो आपका यह उत्तर आ जाएगा कि एक देशांतर पृथ्वी कितने समय में घूमती है। तो पहले आप 24 घंटे की मिनट बना लीजिए, 60 से गुणा कर दो, 60 से गुणा करते ही आपकी 6×6 36, 6×4 24, यह आपकी मिनट बन गई 60 से गुणा करते ही। मतलब एक देशांतर पृथ्वी 4 मिनट में घूमती है। यह सूर्य है, यह आपका 0 डिग्री देशांतर है, तो इससे आगे 1 डिग्री देशांतर इस सूर्य के सामने 4 मिनट बाद आएगा। यह आपकी कैलकुलेशन बता रही है बिल्कुल। अब इसका आप मुझे यह बताइए कि जो 0 डिग्री है वहां अभी दोपहर के 12 बजे हैं, दोपहर के 12 बजे, तो आप बताइए 30 डिग्री पूर्व में कितना समय होगा। तो आप व्यवहार में सोचें तो 30 डिग्री पूर्व में सूर्य पहले सीधा चमका, इसका मतलब समय प्लस होगा। तो आप इन दोनों के बीच का अंतर निकालिए। इन दोनों के बीच में जो समय बताया गया पूछा गया उनके बीच में कितने डिग्री देशांतर का अंतर है, 30 का। और एक देशांतर पृथ्वी कितने मिनट में घूमती है, 4। तो इसका मतलब समय का अंतर आ गया 120 मिनट। और 120 मिनट के आप घंटे बना लो, 60 से भाग दोगे तो 60 दूनी 120, 2 घंटे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां 2 घंटे पहले 12 बज चुके हैं, तो अब कितने बजेंगे, 2। इसका मतलब 30 डिग्री पूर्व में अब कितना समय है, 2 PM। बात समझ में आ गई। अब आपसे कोई पूछ ले, आपसे क्या पूछ ले, क्वेश्चन टाइम का भी आ जाता है भी बहुत बार। तो आपसे किसी ने पूछा 0 डिग्री देशांतर पर आपके 5 बजे हैं दोपहर बाद के, तो आप ये बताइए कि 80 डिग्री पश्चिम में कितने बजेंगे। तो आपका पहला काम है कि 0 डिग्री का बताया और 80 डिग्री पश्चिम का पूछा है, दोनों के बीच में अंतर निकाल लिया तो 80 डिग्री आ गया। 80 को 4 से गुणा कर दिया, 8 चौके 32, 320 मिनट। 60 से भाग दिया तो 6 पंजू 30, 300 बच गए 20। 20 को भाग नहीं देना, यहां 20 की 20 मिनट रखनी है। 5 घंटे 20 मिनट का अंतर आ गया। अब आप 5 घंटे 20 मिनट घटा दीजिए। अब आप घटाइए भी, 5 बजे में से आप 5 घंटे 20 मिनट घटाइए। तो पहला काम है 5 PM है, तो पहले आप इसमें 12 जोड़ लीजिए। 12 जोड़ते ये बज गए 17। और अब आप इसमें से 5 घंटे 20 मिनट घटा दीजिए। बहुत सारे बच्चों को ये घटाने नहीं आएंगे। यहां 17 से आप एक क्या लोगे, बोरो लोगे तो आप हसल लोगे तो आपके यहां 60 आएगा, या 10 नहीं आएगा 60 आएगा, क्योंकि 1 घंटा उधर आएगा तो 60 मिनट में तब्दील हो जाएगा। 60 में से 20 मिनट गई 40, यहां बचे 16, 16 में से 5 गए 11, इसका मतलब 11:40 आ गया। अब ये 11:40 आया, ये 12 से कम आ गया, इसका मतलब 11:40 AM उत्तर आ गया। तो आपका उत्तर आ गया। समझ में आई भी ये बात भी। आपको मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं, मैं आपको 4 क्वेश्चन और करवाने वाला हूं, और उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस करोगे कि क्या मतलब होता है। अब इसके बाद मैंने प्लस और माइनस दोनों प्रकार की बातें बता दी। एक क्वेश्चन तीसरे प्रकार का और बताता हूं। आपसे पूछा गया 40 डिग्री पूर्व में दोपहर के 2:20 PM का समय है। ये कोई भी सवाल हो आपको कैसे भी निकाल सकते हो। मैं कोई ऐसे सोच के नहीं आता क्या प्रश्न पूछने वाला हूं मैं। और आपसे पूछा 60 डिग्री पश्चिम में क्या समय होगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि 40 डिग्री पूर्व का आपको समय दिया गया है और 60 डिग्री पश्चिम का आपसे पूछा गया है। इन दोनों के बीच में अंतर कितने डिग्री देशांतर का हो गया। तो बेटा एक तो ये बहुत ध्यान करने वाली बात है कि अब की बार ये दोनों जुड़ेंगे, क्योंकि एक पूर्व में एक पश्चिम में, जैसे एक माइनस में एक प्लस में अंतर निकालोगे तो जुड़ेंगे, वही बात है। अब 100 को आप 4 से गुणा कर लो, 400 मिनट आ गई। 400 मिनट का अंतर है, और मिनट में भी माइनस करने हैं क्योंकि पश्चिम का समय पूछा गया है। अब आप इसको 60 से भाग दीजिए तो 6×6 36, 360 पे चला गया, 40 बच गया। तो ये 6 घंटे 40 मिनट का अंतर आ गया। अब वही बात है, आप 2:20 को पहले कन्वर्ट करिए किसमें, 24 घंटे वाले समय में, तो ये आपके हो जाएंगे 14:20। और अब आपको घटाने हैं 6:40। वही समस्या फिर आ गई। तो यहां से आप एक असल लोगे तो इस असल आएगी 60,
और जैसे 60 आई ये मिनट हो गई 80। 20 पहले से आपके पास पड़ी थी, 20 पहले से पड़ी थी। अरे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको समय वगैरह में, घड़ी वगैरह में आपको पता होना चाहिए। जब आपने इधर से असल ली तो 60 की जाएगी, 20 मिनट वहां पहले से 80 मिनट हो गई, 80 में से 40 गई 40, यहां बच गए 13, और 13 में से 6 गए, कितने बचेंगे 7। तो अब आपका समय जो है वो यहां कितना हो गया अभी 7:40 AM। 12 बजे, 12 से कम यदि आपका समय बचता है तो वो AM होता है, और ज्यादा बचता है तो वो PM होता है। आपको मैंने 3 सवाल समझाए, अब एक चौथा और समझाने वाला हूं, उसके बाद मैं आपको कोई सवाल नहीं बताऊंगा, वो फिर आप अपनी खुद की प्रैक्टिस करोगे। एक बात पे आ जाइए आप, 0 डिग्री देशांतर से आप आए 180 इधर, तो 180 डिग्री जो देशांतर होता है उसके आगे पूर्व पश्चिम नहीं लगता, क्योंकि वो एक ही होता है दोनों तरफ। तो आप एक बात समझिए कि 180 डिग्री आप पश्चिम में आओगे तो 18 चौके 72, और 60 से भाग दोगे तो पूरे पूरे 12 घंटे आ जाएंगे। इसका मतलब जब यहां दोपहर के बजते हैं तो 180 डिग्री देशांतर पे मिडनाइट, आधी रात वाले 12 बजते हैं, और उधर भी 180 पे आधी रात वाले 12 बजते हैं। मतलब वास्तव में देखिए तो ये 180 ये 180 एक ही है। अरे पृथ्वी तो दोनों तरफ से जाओगे तो उधर एक ही है। इसलिए क्या होता है, ये एक ऐसी देशांतर रेखा होती है, देखिए ये 179 डिग्री पश्चिम, ये 179 डिग्री पूर्व, और ये 180 डिग्री। इस 180 के एक और समय 12 घंटे माइनस होता है, और एक और समय 12 घंटे प्लस होता है, और यहां आके एक ही रेखा के दोनों ओर 24 घंटे का अंतर आ जाता है। और 24 घंटे का अंतर कैसे आएगा, जैसे यहां 15 तारीख 10वें महीने की है, तो यहां पूर्व में मतलब यहां 16 तारीख के 12 बज गए, मतलब एक जगह 15 तारीख के रात के 12 बजे, दूसरी जगह 16 बजे, मतलब नया दिन जो होता है वो यही निकलता। इसीलिए सबसे नजदीक इसके न्यूजीलैंड है, तो न्यूजीलैंड को नए सूर्य उदय का देश कहते हैं। सबसे पहले नई तारीख का सूर्य न्यूजीलैंड में उगता है, फिर जापान में उगता है। दोनों में से जो भी ऑप्शन हो जाता है, ज्यादातर जापान आता है इसमें। अब आप देखिए, इसलिए 180 डिग्री देशांतर जो होता है उसको IDL कहते हैं, आइडियल, इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अब आपके सारे मेरी तरफ से क्लियर हो गए। अब आप 0 डिग्री देशांतर को पढ़ लीजिए और 180 डिग्री को पढ़ लीजिए। 0 डिग्री देशांतर की मैं बात बताऊं आपको, तो मानचित्र में आप देखोगे तो यहां आपका अफ्रीका महाद्वीप होता है, यहां आपका अफ्रीका महाद्वीप होता है ऐसे, और इधर यूरोप होता है, और नीचे अंटार्कटिका होता है। तो और 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर अफ्रीका के पास गिन्नी की खाड़ी में आपस में काटते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर आपस में कहां काटते हैं, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर गिन्नी की खाड़ी में काटते हैं। जब मैंने महासागर पढ़ाए थे तो बताया भी था। सबसे पहले 0 डिग्री देशांतर को क्या कहेंगे, विश्व की मानक समय रेखा, विश्व की मानक समय रेखा कहेंगे भी इसको, बिल्कुल कहेंगे। इसका एक नाम और होता है प्रमुख यामयोत्तर, यामयोत्तर। ये कहां से गुजरती है, लंदन या ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच नामक स्थान से। और ये जो है इससे पूर्व में जाने पर समय बढ़ता है और पश्चिम में जाने पर घटता है। इसका निर्धारण 1884 में किया गया था। कौन कौन से महाद्वीपों से गुजरती है, यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका। जो बच्चा चैनल पे नया जुड़ा है वो यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप पढ़ेंगे, तो वहां मैंने बताया 0 डिग्री देशांतर किन देशों से गुजरती है। तो ये आपकी देशों की बात होगी, महाद्वीपों की बात होगी। ऐसे ही IDL क्या होती है, 180 डिग्री देशांतर। 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। और ये जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा ये पूरी प्रशांत महासागर से गुजारी गई है भी।
और इसके सामने जब द्वीप आ जाते हैं तो ये मुड़ भी जाती है। इसमें बहुत सारे मोड़ हैं। वो मोड़ क्यों है, ये कई बार मतलब जीके के मास्टर ऐसे बता देते हैं 11 मोड़ हैं, 9 जगह से मुड़ी हुई है, 10 मोड़ है, कभी पेपर में नहीं आता। ये सेंसलेस बातें हैं। फिर भी आप देखना, क्योंकि किसी भी स्थल के ऊपर से यदि आइडियल रेखा गुजर जाती तो उसमें 2 तारीख हो जाती, जो प्रशासनिक दृष्टि से गलत हो जाता। इसलिए इसको केवल प्रशांत महासागर से गुजारा गया है, और जहां स्थल आ गया वहां इसको मोड़ दिया गया है। महाद्वीप की बात करें तो दक्षिण ध्रुव के चारों ओर एक महाद्वीप अंटार्कटिका, तो ये एकमात्र अंटार्कटिका महाद्वीप से भी गुजरती है। ये आपका एक टॉपिक और कंप्लीट हो गया। अभी देशांतर आपको कितना समझ में आया वो तो आप ही बता सकते हैं। मेरी तरफ से मैंने भरसक कोशिश की कि आपको पूरी बात समझ में आई। आजकल मैं समय कम लेते हुए ज्यादा बातें बताने में विश्वास करता हूं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया है तो एक बार भी वीडियो कंप्लीट होने के बाद ले लेना। ओके, अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बताने वाला हूं, उस पे भी आप थोड़ा गौर करेंगे तो वो आपके बहुत लाभदायक रहेगी। वो आपकी बात है मानक समय रेखा। मानक समय रेखा, आपकी मानक समय रेखा का मतलब होता है प्रत्येक देश एक मानक समय रेखा मानता है और उसका नियम है भाई, और वो नियम ये है कि वो मानक समय रेखा 7.5 देशांतर के गुणंक में होनी चाहिए। गुणंक में होनी चाहिए मतलब आप समझ गए कि वो 7.5 से गुणा होने वाला डिजिट होना चाहिए, या आप ये कह सकते हो कि वो देशांतर रेखा जो मानक समय रेखा मानेगी वो 7.5 से भाग जानी चाहिए। कोई आपसे पूछ ले भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कोई क्यों माना गया, तो आप बताओगे क्योंकि हम 82 को नहीं मान सकते। ये एक अंतरराष्ट्रीय नियम है, और ये अंतरराष्ट्रीय नियम क्यों बनाया गया, तो इसलिए बनाया गया कि 7.5 देशांतर का मतलब होता है 30 मिनट। मतलब समय में जो अंतर होगा वो 30 मिनट का होना चाहिए, 30 मिनट के गुणंक में होना चाहिए, तो आम आदमी समय निकाल सकता है। अब मान लो भारत का कोई एक श्रमिक सऊदी अरब कमाने जा रहा है, वो यहां से 5 बजे चला तो सऊदी अरब में कितने बजे उतरेगा। यदि ये अंतर 4 घंटे 18 मिनट 13 मिनट ऐसे होता तो क्या वो निकाल पाता, नहीं। इसीलिए नियम बनाया गया। और इसीलिए आप देखते हो भारत में जब 5:30 होती हैं तो बांग्लादेश में 6 बजे होते हैं और पाकिस्तान में 5 बजे होते हैं, और भारत और श्रीलंका का समय तो एक जैसा है भी, और इसीलिए ये सब 7.5 देशांतर के गुणंक में है। तभी ये नियम फॉलो करने के लिए ये अंतर आधे आधे घंटे का होता है। अब आपसे कोई पूछ सकता है क्या ये बात समझ में आ गई। बहुत सारे देश ऐसे भी होते हैं जिनका विस्तार बहुत ज्यादा होता है, और विस्तार ज्यादा होने के कारण क्या हो जाता है भी, विस्तार ज्यादा होने के कारण उनमें अनेक मानक समय भी रेखाएं हो जाती हैं। अब आप खुद देखिए, ये रूस है। अब रूस तो इतना बड़ा है कि इधर जब रूस में दिन निकलता है तो यहां रात होती है, और जब यहां दिन निकलता है तो यहां रात हो जाती है। तो पहले रूस में 11 मानक समय रेखा थी, अब 9 मानक समय रेखा है। कनाडा में 1 से ज्यादा समय रेखा है, यूएसए में 1 से ज्यादा समय रेखा है। आजकल भारत में भी 2 मानक समय रेखा बनाने पर विचार चल रहा है। भारत में पूर्वोत्तर भारत के जो स्टेट्स हैं वो ये बार बार मांग करते हैं। क्यों करते हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। अब आप खुद देखिए, जैसे हमारे इलाहाबाद में बजे सुबह के 6 और सुबह के 6 बजे वहां दिन निकल गया। समझ में आ रही है ना बात। तो क्योंकि समय तो इलाहाबाद से लिया गया तो इलाहाबाद में तो 6 बजे दिन सही निकल गया। लेकिन आप सोचिए अरुणाचल प्रदेश में लगभग 1 घंटे का अंतर होता है, कहां से, इलाहाबाद से, तो वहां तो दिन 5 बजे ही निकल आता है। अब आप देखिए, जब गर्मियों में इलाहाबाद में दिन 5 बजे निकलेगा तो आप सोचिए कि अरुणाचल प्रदेश में तो 4 बजे निकलेगा। सुबह 4 बजे दिन निकलना विसंगति को दर्शाता है। शाम को आप सोचिए, जब हमारे हरियाणा राजस्थान से कंपैरिजन कर लेते हैं, राजस्थान हरियाणा में जैसे वर्तमान की बात करें
तो 5:30 बजे सर्दियों में दिन छिप जाएगा, 5:30 बजे। तो आप सोचिए अरुणाचल प्रदेश में केवल 3:30 बजे दिन छिप जाएगा, तो वो तो असंगत तो है ही भी। 3:30 से 4 बजे अंधेरा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। तो इसलिए आजकल भारत में 2 मानक समय रेखाओं की मांग उठ रही है लगातार। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या निम्न में से मानक रेखा नहीं है? भाई निम्न में से कौन सी मानक समय रेखा नहीं है? अब आपको कोई दे दे 90 डिग्री पूर्व, आपको दे दे 120 डिग्री पूर्व, 135 डिग्री पूर्व, आपको दे दे कि 127 डिग्री पूर्व, ऐसे आपको ऑप्शन दे दे, तो आप ये करोगे कि ये 7:30 से भाग जा रही है, तो मानक समय रेखा हो सकती है। 7:30 से भाग जा रही है, तो भाग मानक समय रेखा हो सकती है। जो भी अब 7:30 से भाग नहीं जाएगी वो किसी भी देश की मानक समय रेखा नहीं हो सकती। तो इस प्रकार आपका मानक समय रेखा से संबंधित जो बातें थी वो भी मैंने आपको क्लियर की, और आपका एक टॉपिक जो था वो कंप्लीट हो गया, अक्षांश और देशांतर। अगले टॉपिक में हम फिर चर्चा करेंगे एक और टॉपिक के साथ, जो कि बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, पृथ्वी ग्रह से संबंधित बात करेंगे, जो रीट, फर्स्ट ग्रेड, सीटेट और दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस सबके लिए इंपॉर्टेंट है, छोड़ के राजस्थान में पटवार परीक्षा को, हरियाणा में तो पटवारी में भी ये क्वेश्चन आते हैं। ओके भी, जय हिंद, जय भारत। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।